हाय गाइस, वेलकम टू वीएन कोचिंग क्लासेस। शुरू तो कोई भी कर लेता है, पर योद्धा वही है जो अंजाम तक ले जाए। सही है, शुरू करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना डिफ़िकल्ट उसको अंजाम तक पहुंचाना है, जितनी ताकत उसको अंजाम तक पहुंचाने में चाहिए। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 हिस्ट्री NCERT का। तो चलिए अब हम चलते हैं मुग़ल साम्राज्य की ओर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था कि मुग़ल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो वहाँ पर मुग़ल काल में क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, हम ये आगे पढ़ेंगे। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय महाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र में, जहाँ पे लोग अलग टाइप से रहते हैं, संस्कृतियाँ अलग टाइप से है, वहाँ पे शासन करना तो ऑब्वियसली बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। इवन आज भी है कि हर धर्म के हर इंसान को समानता और न्याय प्राप्त हो सके। मुग़ल साम्राज्य ने 16वीं सदी के उत्तरार्ध से दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी के लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर, ठीक है, जो हमारा आज का इंडिया है, उस पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने जो प्रशासन व्यवस्था प्रस्तुत की उन लोगों के जाने के बाद भी मानी जाती है। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि राज्य या पतन के बाद भी क्या टिकी रहे शासन और प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधी विचार। ठीक है, ये है इंडिया का प्राउड लाल किला। अब यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जिसको हम बोलते हैं मुगल। वो मुगल थे कौन? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। ठीक है, मदर की तरफ से तो मंगोल शासक चंगेज़ खान, जिसने चाइना और मध्य एशिया वाला हमने बताया था ना, जिसके अटैक्स को अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने अपोज किया था। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, और पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान टर्की के शासक तैमूर, ठीक है, मृत्यु देख लेना, के वंशज थे। परंतु मुग़ल अपने आप को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, इसलिए क्योंकि चंगेज़ खां से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। मतलब जो चंगेज़ खां था, मतलब काफ़ी लोगों का वध किया था, इस वजह से मुग़ल अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, मदर कौन थी? चंगेज़ खां के कुल से थी। फादर कौन? तैमूर के वंशज। ठीक है, और मुग़ल खुद को तैमूर के वंशज होने पे इसलिए ज़्यादा प्राउड फील करते थे क्योंकि तैमूर ने 1398 में दिल्ली पे अपना कब्ज़ा कर लिया था। मतलब जो तैमूर के वंशज थे उन्होंने दिल्ली पे कब्ज़ा कर लिया था। और यहाँ पर इसकी वंशावली भी दी गई है, ये देखिए। पहले कौन? तैमूर। ठीक है, उसके बाद उसका पुत्र मिरन शाह। ठीक, उसके बाद अबू सैद के बाद फिर है यहाँ पे सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, उमर शेख और बाबर, अकबर और शाहजहाँ और हुमायूं, जहांगीर और औरंगज़ेब। ठीक है, यहाँ पे वंश के अकॉर्डिंग सेट नहीं हुआ है, यहाँ पे इस पिक्चर के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है कि कौन कैसे करके यहाँ पे बैठे हुए हैं तैमूर के वंशज। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। मुग़ल सैन्य अभियान। ऐसे कैसे सैन्य अभियान चलाए मुग़ल सैनिकों ने कि पूरे ही इंडिया को अपने कब्जे में कर लिया। प्रथम मुग़ल शासक बाबर, पॉइंट टू बी नोटेड, प्रथम मुग़ल शासक बाबर
टाइम याद रख लेना, 1526 से 1530 तक, ठीक। 1494 में फरघना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। किसकी? बाबर की। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी, ठीक है। मतलब कि एक शाखा से तो उनकी मदर बिलोंग करती थी, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है ना। एक जो शाखा थी उज़्बेकों की, उन्होंने क्या किया, बाबर पे अटैक कर दिया, तो बाबर को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। 12 साल का बच्चा ही तो था। फिर अनेक वर्षों तक भटका और 1504 में काबुल पे कब्जा कर लिया, ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत का युद्ध में हराया। दिल्ली और आगरा भी अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1526 में बाबर ने किसे हराकर मुगल वंश की स्थापना की। लोदी वंश के आखिरी राजा इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली सल्तनत पे मुगल वंश की स्थापना की। यहाँ से हमें एक पॉइंट और मिलता है कि 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तोप और गोलाबारी, जिसकी यहाँ पे ये पिक्चर भी दिखा रखी है, इसका पहली बार इस्तेमाल हुआ और बाबर ने इसका इस्तेमाल पानीपत की पहली लड़ाई में बहुत अच्छे तरीके से किया। यहाँ पे मुगल सम्राट के बारे में बताया गया है कि किसने कौन से अभियान चलाए थे या फिर ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट घटनाएं थी। पहला, बाबर 1526 से 1530 तक, ठीक। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हरा दिया, ठीक है। जैसे अभी बताया कि लोदी वंश के आखिरी शासक को हराकर बाबर ने मुगल राजवंश की स्थापना की। 1557 में खानवा में राणा सांगा, महाराणा प्रताप के पूर्वज, उनको हराया, ठीक है। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित कर दिया बाबर ने। ये इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। बाबर के बाद आता है हुमायूं। हुमायूं ने बंटवारा तो अपने फादर की विल के अकॉर्डिंग किया था, अपने पिताजी की वसीयत के अकॉर्डिंग ही किया था। सब भाइयों को एक प्रांत मिल गया, बट जो उसका ब्रदर था मिर्जा कामरान, ब्रदर कौन सा? मिर्जा कामरान, ठीक, के कारण क्या हुआ कि हुमायूं ने अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। मतलब कि मिर्जा कामरान ने हुमायूं को हरा दिया। फिर शेर खान, वही शेर शाह सूरी जिसके बारे में हमने कल चैप्टर में पढ़ा था, हुमायूं को हरा दिया, ठीक है। 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। और इन पराजयों की वजह से उसको ईरान की तरफ भागना पड़ा। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की हेल्प ली और 1555 में दिल्ली पे पुणे कब्जा कर लिया। बट अगले साल ही क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई है दुर्घटना में। मतलब ये माना जाता है कि एक लाइब्रेरी की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसका पैर स्लिप हो गया था, तब डेथ हो गई थी। और यहाँ पे है अकबर, जिसको महान सम्राट भी बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें आगे मालूम पड़ेगा। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। क्यों? क्योंकि फादर की डेथ हो गई थी, ठीक है। उसके शासन को 3 अवधियों में विभाजित किया गया, 1556 से 1570 तक, ठीक है। उसका संरक्षक था बैरम खान, क्योंकि इस टाइम तक अकबर बड़ा हो गया था तो बैरम खान वगैरह से थोड़ा सा अलग हो गया। वरना इस टाइम तक क्या हो रहा था कि बैरम खान ही संरक्षण प्रदान कर रहे थे। मतलब एज अ फादर बैरम खान ही अकबर को संभाला, ठीक है। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना और अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोहियों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया। 1568 में सिसोदिया महाराणा प्रताप का, ठीक है, उनकी राजधानी चित्तौड़, और 1559 में रणथंबोर पर
कब्जा कर लिया। ठीक, 1570 और 85 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाए। उसके बाद उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चला दिए। 1579 और 80 में मिर्ज़ा हकीम के पक्ष में हुए विरोध। ठीक है, मतलब कि मिर्ज़ा हकीम के अगेंस्ट एक तरह से विरोध हो गया, तो उसमें और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का और विस्तार हुआ और उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए। सफ़ाविदों को हराकर कंधार पे भी कब्जा कर लिया। बहुत ही बढ़िया। और कश्मीर भी ऐड कर लिया। मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, मिर्ज़ा हाकिम, ये जिसके बारे में अभी ऊपर चल रहा था। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता है ना, राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई और यही आगे चलकर सम्राट जहांगीर बना। इसके बाद जहांगीर ने जो सैन्य अभियान थे उन्हें और ज़्यादा बढ़ाया। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1605 से 1627 तक है। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह, महाराणा प्रताप के बेटे, ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। कुछ मजबूरियाँ थी इस वजह से की, वरना सुनने में तो ये आता है कि जो अमर सिंह जी थे वो अपने फादर मतलब महाराणा प्रताप से भी ज़्यादा वीर थे। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। ठीक है, सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम ने विद्रोह किया। भाई जैसा किया वैसा भरा, पहले अपने फादर के अगेंस्ट किया, अब अपने बेटे का झेलो। राजकुमार खुर्रम कौन था? जो बाद में शाहजहां कहलाया। ठीक, शाहजहां की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे। ठीक है, नूरजहां कौन थी? जहांगीर की वाइफ। अब देखिए शाहजहां, दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। ठीक, अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हो गया। ठीक, अहमदनगर में बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पे शाहजहां ने कब्जा कर लिया। और उत्तर पश्चिम में बलख जगह है पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान चलाए जो कि असफल रहे। बट इसका रिजल्ट क्या निकला कि कंधार दोबारा से सफ़ाविदों के हाथ में चला गया। ठीक है, 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया और बीजापुर की सेना ने निवेदन किया किस चीज़ के लिए? सुलह करने के लिए। फिर क्या हुआ? 1657 और 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच लड़ाई बच गई। औरंगजेब विजय हुआ। ठीक, और उसने दारा शिकोह समेत तीनों भाइयों को क्या करा? उसके जो और 3 भाई थे सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया, मतलब उनको मार दिया। और जो शाहजहां था ना, उसका फादर, औरंगजेब के फादर शाहजहां, उसको शेष जिंदगी आगरा में कैद कर लिया। यहाँ पे आते हैं औरंगजेब पर। औरंगजेब ने 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई। ठीक है, परंतु उसने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में सिखों के विरुद्ध अभियानों की अस्थायी सफलता मिली, मतलब सफल तो हो गया था बट वो स्थायी नहीं थी। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। वो रीज़न ये था कि उनके जो मतलब इंटरनल मैटर्स थे ना, उसमें भी ज़्यादा इंटरफेयर करने लगा था ये। मराठा सरदार शिवाजी की इंसल्ट की। तो शिवाजी ने क्या किया कि जो आगरा में स्थित मुगल कैद खाना था वहाँ से भाग निकले। ठीक है,
वैसे शिवाजी को ये भी माना जाता है कि गोरिल्ला वॉर बहुत अच्छे से करते थे, मतलब वो अचानक से अटैक किया और फिर छिप गए वो, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए शिवाजी ने। राजकुमार अकबर, ठीक है, राजकुमार अकबर ने, ये अकबर सेकंड वाला है, वो वाला अकबर नहीं है, पहले वाला, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला और अंततः मतलब लास्ट में फिर सफाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात क्या हुआ, जब वो सफाविद भाग गया, औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेज दी। 1885 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है। बीजापुर और गोलकुंडा को अपने राज्य में मुगलों ने मिला लिया और 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार गोरिल्ला वॉर मतलब छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, उनके अगेंस्ट खुद ये सब उसने देखा। और उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामी, उत्तर पूर्व में अहोम, दक्षिण में दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। वेनुस की मौत के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध भी शुरू हो गया। और ये है मैप, और इस वाले मैप में दिखाया गया है अकबर के शासन के बारे में, ठीक है। अकबर का शासन कहाँ से लेके कहाँ तक था। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं, मतलब जैसे हिंदू राज्यों में क्या होता था कि भाई जो सबसे बड़ा लड़का है वो राजा बनेगा, बट इसमें ऐसा नहीं होता था कि जो मतलब बड़ा लड़का हो उसको ही राज्य मिले, ठीक। इसमें क्या होता था कि जो राज्य होता था ना, वो अपने समस्त पुत्रों में विभाजित कर दिया जाता था, ठीक है। और इस वाले मेथड का नाम क्या है, सहदायाद, ठीक है। ज्येष्ठाधिकार मतलब जो बड़ा लड़का है उसे राज्य मिलेगा, और सहदायाद का मतलब क्या है कि भाई जितना भी राज्य है उसका विभाजन अपने समस्त पुत्रों के बीच में कर दिया। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे, ठीक है। मुगलों ने उन शासकों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जिसने सत्ता को स्वीकार करने से मना कर दिया, ठीक है। बट जब वो शक्तिशाली हो गए तो कुछ शासकों ने खुद ही कह दिया कि ठीक है भाई तुम ही हो हमारे राजा। राजपूत इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। राजपूत घर के लोग, क्या मतलब राजपूत घराने के लोग मजबूरी से हो या मर्जी से हो, नहीं कह सकते कुछ भी, अपने बेटियों की शादी मुगल घराने में करा देते थे, उसके बाद उच्च पद प्राप्त हो जाता था। पर कुछ लोग विरोध भी करते थे, जस्ट लाइक महाराणा प्रताप। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे टाइम तक मुगलों के सत्ता को स्वीकार करने से मना करते रहे, ठीक है। जैसे हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था कि राणा सांगा और बाबर का फेस ऑफ हुआ, उसके बाद और सबका भी फेस ऑफ हुआ, ठीक है। और सबसे फेमस फेस ऑफ किसका माना जाता है, अकबर और महाराणा प्रताप का, ठीक है। ये हुआ कि जब वो हारे अमर सिंह के टाइम में, जैसे हमने देखा था ना कि अमर सिंह ने सत्ता स्वीकार कर ली थी, मजबूरी में आके सत्ता स्वीकार की थी, तो उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उनकी जागीरें वतन मतलब जो उनकी इलाके थे वो उनको वापस कर दी। परंतु जीतने के बाद अपमान ना करने मतलब एक तो हरा दिया और ऊपर से इंसल्ट भी नहीं की। उसके बीच में एक सिस्टम, एक बैलेंस बनाए रखने की वजह से जो अन्य शासक थे ना उन पे भी प्रभाव बढ़ा इस चीज़ का, ठीक है। बट इसका हमेशा एक ही बैलेंस बना रहे ज़रूरी नहीं है। अकबर ने क्या, औरंगजेब ने क्या किया था, शिवाजी महाराज का अपमान किया था जी। तो अब देखते हैं मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य विभिन्न क्षेत्रों में सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया, ठीक है। स्टार्टिंग में तो क्या होता था कि जो सरदार थे वो तुर्की या फिर तुरानी थे, बट अब ऐसा होने लगा था कि
शासक वर्ग में ना ईरानी, भारतीय, मुसलमान, अफगान, राजपूत, मराठे, अन्य समूह को भी सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, जैसे अभी बताया था कि राजपूतों के साथ भी उन्होंने क्या किया, अभी राजपूतों को या तो मजबूर कर देते थे और बोल देते थे कि भाई यहाँ पे या तो तुम आराम से स्वीकार कर लो, कोई तुम्हें पद मिल जाएगा, या फिर अपनी बेटियों की शादी कर दो तब तुम्हें पद मिल जाएगा। ठीक है, तो मुग़लों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। ठीक है, मुग़लों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार वर्ड ऐसे इंसान के लिए यूज़ होता था जिसे कोई मनसब या फिर यानी कि कोई सरकारी हैसियत या पद मिला हो। ठीक है, इसकी 3 श्रेणियाँ थी, एक तो पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व। पद और वेतन, ध्यान देना, जात की संख्या पर आधारित था, निर्भर था। जितनी जात की संख्या होगी दरबार में उसकी इतनी प्रतिष्ठा होगी और उसका वेतन भी उतना ही ज़्यादा होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे ना, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। ठीक है, अगर मान लीजिए ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ज़्यादा घुड़सवार रखने पड़ेंगे, छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कम रखेंगे। ठीक, मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। ठीक है, मतलब जो मनसबदार के साथ सवार घूमते थे ना, उनको निरीक्षण के लिए लाते थे और वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे। मतलब उन घोड़ों पे ना ये मार्क लगता था कि हाँ ये मुग़ल साम्राज्य के ही है। सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे, जैसे उनका रजिस्ट्रेशन कराते थे कि भाई ये बंदा ऐसे ऐसे करके मुग़ल सेना का सदस्य है। उसके बाद ही उन्हें सैलरी मिलती थी। ठीक, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। ठीक है, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्र करने वाली भूमि जिसे जागीर कहते थे, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। बट एक क्या मेजर डिफरेंस होता था कि जो मनसबदार थे ना, वो जो जागीर उनको दी जाती थी ना, उन पे वो रहते नहीं थे और ना ही उन पे रूल किया करते थे। मतलब उनका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, बस वो वहाँ से राजस्व एकत्र किया करते थे। ठीक, ये राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्र करते थे और जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। देखिए, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ये पूरा एक राज्य है। दूसरा कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा लाइट जा रहा है। ये एक राज्य है। ठीक है, ये ऐसे करके ये जागीरें हैं। मनसबदार को एक जागीर दे दी, ये वाली, बट मनसबदार है ना यहाँ पे नहीं रहता था, मनसबदार ही रहता था यहाँ पे। ठीक है, और जो उसके नौकर होते थे ना, वो यहाँ से इनकम टैक्स इकट्ठा करके, राजस्व इकट्ठा करके यहाँ मनसबदार को देते थे। ठीक है, ये वाला सिस्टम था। मतलब जागीर तो उसको ये वाली मिली है जहाँ से उसको टैक्स कलेक्ट करना है, बट जो उसकी सर्विसेज है वो इस वाले एरिया में उसको देनी है। ठीक है, अकबर के टाइम में तो बहुत अच्छा सिस्टम था, बहुत अच्छा कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, और ये भी देखा जाता था और ये भी कोशिश की जाती थी कि जो मनसबदार थी ना, सबकी सैलरी तकरीबन इक्वल रहे। ठीक है, सैलरी तकरीबन इक्वल ही रहे। बट औरंगजेब के टाइम तक पहुँचते पहुँचते बहुत चेंजेस आ गए। अब जो राजस्व प्राप्त होता था ना, वो मनसबदार की सैलरी से भी बहुत कम था। मनसबदारों की क्योंकि संख्या बढ़ गई थी, इसलिए उन्हें जागीर मिलने में ना उनको प्रॉब्लम आती थी। इसी वजह से जागीरों की संख्या भी कम होती जा रही थी। तो ऐसे टाइम में ना जागीरदार क्या सोचते थे कि भाई जो जागीर उनको दी गई है ना, उसमें से वे जितना भी हो चाहे उसमें से वसूल ले। अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया और इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सही बात है, मान लीजिए टैक्स तो लेना है 30%, वो ले रहे हैं 70%, 80%, किसानों के पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। सो गाइस, ये वाला चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इस वाले चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे।
पार्ट 1 फिनिश हो चुका है, पार्ट 2 हम कल पढ़ेंगे। सो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं अगले चैप्टर में, सॉरी इस चैप्टर के अगले पार्ट में।